सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं, आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। रीड स्पेशल ईवीएस प्रैक्टिस शीट 100+ लाजवाब प्रैक्टिस शीट की सीरीज मैंने शुरू की है और उसका आज हमारा सेशन है 16वां। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं पिछले 15 प्रैक्टिस शीटों में। ठीक है, तो आज बात करते हैं अगले क्वेश्चनों के बारे में। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप सर्च करें टेलीग्राम चैनल टारगेट टेट एग्ज़ाम सर्च करें। उसके ऊपर आपको इसकी हर रोज़ पीडीएफ उपलब्ध करवाई दी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल करवाए गए हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है मित्रों, बात करते हैं 310 नंबर क्वेश्चन की। किस उर्वरक के उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? ऐसा कौन सा उर्वरक पदार्थ है ना, जिसके उपभोग हेतु भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है? मतलब वो उर्वरक पदार्थ या तो भारत में नहीं बनता है, ठीक है, उसका हम कहीं से आयात करते हैं। कौन से देश से करते हैं मैं आपको बताऊंगा, पर ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसका पूर्ण रूपेण हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, दूसरे देशों से उसे मंगवाते हैं मित्रों। ठीक है, तो नेत्रजन है, फास्फोरस है, पोटास है या फिर द्वितीयक पोषक है। ठीक है, तो मित्रों इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो पोटास उर्वरक है उसका हम पूर्ण रूप से क्या करते हैं, आयात करते हैं। और किस देश से करते हैं मैं आपको बता दूं, तो हम करते हैं कनाडा से। किससे करते हैं? कनाडा पर निर्भर हैं हम इस उर्वरक के लिए। ठीक है, कनाडा देश से हम इसको मंगाते हैं मित्रों। ठीक है, ये एक उर्वरक है, ये भी है पोटास। अब मैंने इस क्वेश्चन को लिया इस वजह से कि द्वितीयक पोषक है ना, प्राथमिक पोषक, ये पोषक क्या होते हैं, पोषक नहीं पोषक क्या होते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से पौधे को आवश्यकता होती है उर्वरक पदार्थों की, है ना, उसी प्रकार उनको पोषक तत्वों को नाम दिए गए हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पादप पोषण, इनके अंतर्गत पादपों के विकास के लिए आवश्यक रासायनिक तत्वों एवं यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है, 16 अत्यावश्यक पादप पोषक होते हैं। 17 ना अत्यावश्यक पादप होते हैं, पादप पोषक होते हैं जिनमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, जल के अलावा अन्य खनिज तत्व होते हैं। ठीक है, इनको क्या है, जिस प्रकार से पादप को आवश्यकता होती है उस प्रकार से वो इनको ग्रहण करता है, उसी का अकॉर्डिंग इनको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय पोषक तत्व नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो प्राथमिक के अंदर ये आते हैं, द्वितीयक के अंदर ये आते हैं और तृतीयक जो पोषक तत्व हैं उनके अंदर ये आते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक पोषक ये 3 स्तर हैं, इनके बारे में थोड़ी आपको जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको नाम दिया गया है कि द्वितीयक पोषक क्या है। हाँ, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, इनको पौधे कम मात्रा में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन्हें गौण में द्वितीयक पोषक तत्व कहते हैं। लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा, बोरोन और मोलिब्डेनम और क्लोरीन तत्वों को पौधों की काफ़ी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इन्हें किस में रखा गया है, द्वितीयक पोषक तत्वों में रखा गया है। ठीक है मित्रों, मैंने आपको बता दी इसकी पीडीएफ आप टारगेट टेट एग्जाम सर्च करें टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दी गई है मित्रों। ठीक है, बात करते हैं 311 नंबर क्वेश्चन की। ऊसर मृदा सुधारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जो ऊसर भूमि होती है उसको सुधारने के लिए, है ना, किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्विकलाइन, बुझा हुआ चूना या फिर जिप्सम या फिर वर्मी कंपोस्ट। तो आप कमेंट करें कि जो ऊसर मृदा होती है ना, ऊसर भूमि होती है, उसे सुधारने के लिए, उसमें कृषि करने योग्य उस भूमि को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं मित्रों? तो ऑप्शन 1 का करते हैं, 2 का करते हैं, 3 का करते हैं, फिर 4 का करते हैं। आपको मैं बता दूं, इसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं। किसमें? इसमें जिप्सम का यूज करते हैं। ऊसर भूमि सुधार में हम जिप्सम का यूज करते हैं और उसमें जिप्सम डालने से उस भूमि में नमी की मात्रा आ जाती है और वो कुछ मतलब हो जाती है ऐसे जिसमें पौधे आसानी से अपनी जड़ें पसार सके, है ना, ऐसी वो जमीन उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप ऐसा इमेज करें कि वास्तव में हम एग्जाम हॉल में बैठे और ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तब आपकी और भी बेहतरीन तैयारी हो पाएगी मित्रों। बात करते हैं 312 नंबर क्वेश्चन की। भारत में कृषि को समझा जाता है, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप जरा गौर फरमाएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन, मतलब जीवन गुजारने का एक साधन माना गया है। कृषि को एक व्यवसाय माना गया है,
एक व्यापार माना गया या फिर उद्योग माना गया है? तो जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ वो कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा, और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रुप में इसको शेयर करें, इस पोस्ट को, ठीक है, ताकि बहुत से लोग इससे जुड़े और उनको इसका लाभ मिल सके। ठीक है, बात करते हैं भारत में कृषि को समझा जाता है, तो मैं बता दूं आपको, भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। हाँ मित्रों, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपका ऑप्शन सही होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट राइट होना चाहिए। जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है कृषि को, ठीक है, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। ठीक है, केवल खेती करना ही कृषि नहीं होती है, कृषि तभी होती है जब, है ना, खेती करते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, पशु को पालते पोसते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 313 नंबर क्वेश्चन की। लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? ठीक है, भारत में कृषि की जाती है और उत्पादन बहुत कम होता है, इसका मेन कारण क्या है? आपके सामने ऑप्शन एक है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, हो सकता है। ठीक है, जोत का छोटा आकार होना, मतलब छोटे छोटे खेत हैं, 10-15 बीघे, 2-3 हेक्टेयर, 4-5 हेक्टेयर, ठीक है, बड़े बड़े खेत नहीं है, तो ये भी तो हो सकता है कि कम उत्पादन हो, है ना, और उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी हो, यानी अभी यहाँ पर टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है कृषि के संबंध में, या ये तीनों के तीनों कारण हैं। तो मित्रों, उपरोक्त सभी भारत में कृषि उत्पादकता का मुख्य कारण माने जाते हैं, और तीनों के तीनों, ठीक है, तो ऑप्शन जो फोर्थ है आपका बिल्कुल राइट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है मित्रों, चलो बात करते हैं 314 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, है ना, मैंने आपको जब ये कल्चर की जो कृषि करने की विभिन्न विधियां हैं वहाँ पर ये चीज़ें पूरी बताई थी कि पीसी कल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर क्या होता है, विटीकल्चर क्या होता है, और मात्र ये समझाया नहीं था, बस आपको याद करने की लाजवाब ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक नहीं है, आपके जीवन से जोड़कर मैंने चीज़ें सिखाई थी। जैसे हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर होता है हर्ट, जो ना हम बाग में जाते हैं ना, फूल फल पौधे वहाँ पर देखकर हमारा जो दिल है वो कूल हो जाता है, तो हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है। किसको? बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया? तो आपका ऑप्शन राइट होना चाहिए 2 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरुआत किया गया, और इसमें केंद्र और राज्य का जो अनुपात रहा था वो 85:15 रहा था। ठीक है, 85:15 रहा था। ठीक है मित्रों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल राइट है मित्रों। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आपसे रिक्वेस्ट यह रहेगी कि ये जो सेशन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करना कतई ना भूलिएगा। ठीक है, बात करते हैं 315 नंबर क्वेश्चन की, शुष्क खेती में वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? शुष्क खेती, कृषि या फिर खेती एक ही बात है, अगर वहाँ करते हैं तो वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर से कम पाई जाती है? तो 50 सेंटीमीटर से, 40 सेंटीमीटर से, 20 सेंटीमीटर से, या फिर 35 सेंटीमीटर से। जो भी साथी फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर राइट होगा मित्रों, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां होती है वहां पर शुष्क खेती की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन एक आप बिल्कुल राइट है, 50 सेंटीमीटर से कम जहां पर खेती होती है उसे शुष्क खेती करते हैं वहां पर। ठीक है, तो बात करते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, 316 नंबर क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है मित्रों। रीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और कुछ फैक्ट से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है। रेंचिंग पद्धति किस देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है? रेंचिंग पद्धति, ठीक है, तो रेंचिंग क्या होता है पहले तो इस चीज़ को जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप बताइए किस देश में बहुतायत यानी ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है, तो भारत का तो ऑप्शन ही नहीं है मित्रों। ठीक है, तो ये पाई जाती है अपने ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और रेंचिंग क्या होती है आप जानना चाहते हैं? तो बाड़ा, क्या बाड़ा पद्धति, क्या बाड़ा पद्धति पाई जाती है जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का मुख्य व्यवसाय क्या है, या फिर मुख्य अगर एक पशु कौन सा है पालन जिसको ज़्यादा पाला जाता है, तो वहाँ वो कौन सी ये है अपन के भेड़, क्या है? भेड़ है मित्रों। ठीक है, तो बाड़े बना बनाकर क्या होता है वहाँ पर रेंचिंग पद्धति को विकसित किया जाता है और बहुत सारे पशुओं का पालन किया जाता है। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। ठीक है मित्रों, बात करते हैं 317 नंबर क्वेश्चन की। भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? भारत में कृषि करने की या फिर खेती करने की कौन सी पद्धति को ज़्यादा यूज में लिया जाता है?
विशिष्ट खेती, शुष्क खेती, मिश्रित खेती या फिर रेंचिंग खेती। रेंचिंग यानी मैंने कि आपको बाड़ा बनाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं और वहाँ पर पशुपालन करते हैं, ठीक है। मिश्रित खेती जहाँ पर है ना सभी जो ये होते हैं ना अपने फसलें उनको एक साथ बो दिया जाता है, ये मिश्रित कृषि होती है। शुष्क खेती वहाँ पर होती है जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और विशिष्ट खेती उसे कहते हैं जहाँ पर विशेष प्रकार की भूमि होती है और वहाँ पर विशेष प्रकार की क्या होती है, फसलों को बोया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं मित्रों, भारत में सामान्य रूप से कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है। तो भारत में क्या आपको पता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब खाने वाले बहुत ज़्यादा है और बोने वाले बहुत कम हैं। हाँ, किसान बहुत ज़्यादा है पर उन बोते हैं वहाँ पर उत्पादक क्षमता तो कम ही है ना। तो वो बात हुई, तो वहाँ पर मिश्रित खेती की जाती है। कौन सी मिश्रित खेती की जाती है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, ठीक है। बात करते हैं 318 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब है, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में क्वेश्चन टेट एग्जाम में आने लायक हैं, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट में ये जरूर बताना है क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, बताने पड़ेगा, ठीक है। तो 318 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया। सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया, ठीक है। तो चीन ने किया, भारत ने किया, पूर्व सोवियत संघ ने किया या फिर क्यूबा ने किया। सामूहिक कृषि मतलब बहुत सी फसलों को एक साथ में बो देना, ठीक है। तो सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था मित्रों, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन राइट होना चाहिए वो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाना चाहिए, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ ने इसको शुरुआत किया था और फिर हमने नकल कर करके हर जगह इसको अपनाना शुरू कर दिया, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। ऐसे फैक्ट आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखने होंगे मित्रों, हर एक क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। जैसे कि आपको इंडिया लेवल का पूछ ले जाए कि जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ठीक है। या फिर उनका कोई नृत्य उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, या फिर उनका कोई विशेष वस्त्र है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसी कौन सी जनजाति है जो इस राज्य में निवास करती है, ठीक है। ऐसे आपको चीज़ें होती है जो 10-15 आपको मोस्ट चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और मैं आपको टाइम पर वो चीज़ें अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बात करते हैं 319 नंबर क्वेश्चन की, 100 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है, ठीक है। क्या पूछा गया, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती होती है, ठीक है। तो तर कृषि होती है, आर्द्र कृषि होती है, सिंचित कृषि होती है, फिर शुष्क कृषि होती है, ठीक है मित्रों। तो देखो जो 100 से 200 तक की बात आ जाती है तो वहाँ पर कौन सी कृषि होती है आपको बताऊं तो इसका जो ऑप्शन राइट होना चाहिए वो आर्द्र कृषि होती है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी होती है, आर्द्र कृषि होती है। और 200 प्लस अगर 200 सेंटीमीटर प्लस अगर वर्षा होती है वार्षिक वर्षा तो वहाँ पर तर कृषि करती है, कौन सी तर कृषि की जाती है, ठीक है। 200 प्लस, इस बात को मैं आपको लिख देता हूँ, 200 प्लस, और यह है आर्द्र 100 से 200 तक, ठीक है, 100 से 200 तक। और शुष्क होती है 50 से कम का 50 से कम, और सिंचित होती है 50 से 100 तक, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए प्यारे दोस्तों, अगर समझ पाएँ तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। बार बार क्या कहना प्यारे दोस्तों, आप शेयर कर दिया करें, ठीक है। बात करते हैं 320 नंबर क्वेश्चन की, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार की खेती की जाती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, और वहाँ पर जो तटीय मैदान बनते हैं, ठीक है, इनकी वजह से बाढ़ की वजह से फिर या फिर बाढ़ कंप्लीट होने के बाद जो मैदान बनते हैं वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है, उस खेती को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो दरिया खेती होती है, दियारा या फिर तर खेती या फिर तैरती खेती या फिर आर्द्र खेती, ठीक है। तो आर्द्र खेती और तर खेती इसके बारे में आपको बता दिए, बस ऑप्शन रहे हैं फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा दियारा खेती, कौन सी दियारा खेती, ठीक है। इससे एक नाम और भी दिया जाता है, जैसे बाउल, इसका एक नाम है बाउल लाइक स्ट्रक्चर, क्या बाउल लाइक स्ट्रक्चर, इस खेती को और नाम दिया जाता है। और इसका विशेष प्रचलन कहाँ है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है, जैसे कि बिहार ले सकते हैं, असम ले सकते हैं, बंगाल ले सकते हैं, ठीक है। बंगाल ले सकते हैं, असम ले सकते हैं, और हाँ बिहार, बंगाल और असम,
ठीक है, ये 3 हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पर दियारा खेती की जाती है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। बात करते हैं कुछ और लाजवाब क्वेश्चन के बारे में। पर्माकल्चर किसका पर्याय है, मतलब पर्माकल्चर किसे कहा जाता है, बस आप तो ये माने, है ना, कि पर्माकल्चर किसे कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे कल्चर बताए थे कि पीसी कल्चर यानी फिशी कल्चर किसे कहते हैं, तो मछली पालन को मछली पालन को फिशी कल्चर कहा जाता है। ठीक, तो मछली पालन को फिशी कल्चर क्यों कहते हैं, क्योंकि मछली पालते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो आपको याद आ रही है तो मुझे बताओ कि हम इसका पीस कर करके खाते हैं, जो लोग मछली को खाते हैं उसका पीस कर करके खाते हैं, तो इसे पीसी कल्चर या फिशी कल्चर कहते हैं। ठीक है, विटी कल्चर किसे कहते हैं, तो अंगूरों की खेती हो जिसमें विटामिन होता है, वो अंगूरों की खेती। इस प्रकार से मैंने आपको को रिलेटेड करते हुए वो चीज़ें सारी चीज़ें बताई थी। आप इसलिए प्रैक्टिस सेट देखें, आपका लाजवाब तरीके से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो जो पर्माकल्चर है वो पारिस्थितिकी कृषि को कहते हैं, सिंचित कृषि को कहते हैं, व्यापारिक कृषि को कहते हैं, फिर लेख खेती को कहते हैं। ठीक है, परम सुख की प्राप्ति कब होती है ना, कृषि करने में कब होती है, जब प्रकृति ने हमें भूमि दी है, खेत दिया है, उसी खेत पर हम क्या करें, कृषि करें। ठीक है, मतलब प्राकृतिक जो उसकी मौलिक चीज़ें हैं, है ना, मूलभूत जो उसकी बनावट है उसको बिना छेड़छाड़ किए, मतलब कृषि योग्य जो भूमि है ना, उस पर बिना किसी प्राकृतिक स्थिति को बिना छेड़छाड़ किए हम कृषि करते ना, तो वो क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी कृषि या फिर पर्माकल्चर उसे कहा जाता है। तो पर्माकल्चर किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी कृषि को पर्माकल्चर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जूमिंग कृषि करते हैं, कौन सी जूमिंग कृषि की जाती है ना, नाम सुना है जूमिंग कृषि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, घने जो जंगल होते हैं ना, उन जंगलों को क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है, और फिर इनके राख को बिखार दिया जाता है और वहाँ पर फिर कृषि की जाती है। ठीक है, तो वो पारिस्थितिकी कृषि नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो हमने प्रकृति को नुकसान पहुँचाकर कृषि की है। ठीक है, तो वो तो पारिस्थितिकी कृषि नहीं हुई है। पारिस्थितिकी कृषि वो होती है जहाँ पर जिस प्रकार की प्राकृतिक स्थल है उसी पर हम कृषि करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुई, पर्माकल्चर हुई। ठीक है, आई थिंक आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात करते हैं 322 नंबर क्वेश्चन की, जूमिंग खेती किन क्षेत्रों में की जाती है। देख लो ये आगे जूमिंग खेती। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि वनों को काट कर जो कृषि की जाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जूमिंग कृषि कहते हैं। ठीक है, तो मित्रों वो जो जूमिंग खेती है वो भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों में की जाती है। कहाँ पर, पूर्वोत्तर प्रदेशों में की जाती है, जहाँ पर घने वन होते हैं। क्या होते हैं, जहाँ पर घने वन होते हैं वहाँ पर जूमिंग कृषि की जाती है, जूमिंग खेती की जाती है। ठीक है, बात करते हैं 323 नंबर क्वेश्चन की, समुच्चय कृषि किन क्षेत्रों में की जाती है या फिर किन क्षेत्रों में होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो समुच्चय कृषि है ना वो किन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में होती है, या फिर मृदा विकारी क्षेत्रों में होती है, या फिर क्षारीय मृदा क्षेत्रों में होती है, या फिर अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में ये की जाती है। तो समुच्चय है ना खेती कहाँ की जाती है, किन क्षेत्रों में सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो मित्रों आपको बता दूं, जो अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पर समुच्चय कृषि की जाती है। ठीक है, अपरदन प्रभावित, अपरदन यानी कटना, ठीक है ना, भूमि का कटाव लगता जाता है तो उसका अपरदन होता रहता है, तो उन क्षेत्रों में क्या की जाती है, समुच्चय कृषि की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 4 है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। बात करते हैं प्यारे दोस्तों 324 नंबर क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपके सामने लाजवाब है। फिर से एक कृषि के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, सब्जियां हम उनका उत्पादन करते हैं, फिर उनका व्यापार करते हैं, मतलब उनको बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, ओलेरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, या फिर वीटी ट्यूबल कल्चर। ठीक है ना, तो मित्रों हॉर्टिकल्चर किसे कहा जाता है, मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम बाग में जाते हैं, बाग में जाते हैं तो हमारा जो दिल है ना, जो हमारा हार्ट है वो कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ होता है, बागवानी तो क्या हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गई। इसका राइट आंसर बागवानी नहीं है, इसका था ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर किसे कहते हैं, तो सब्जियों की व्यापारी जो खेती होती है, मैंने आपको इस तरह से बताया था कि वो आलू ले ले, भिंडी ले ले, टमाटर ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, इस प्रकार से मैंने आपको वो चीज़
को रिलेटेड करते हुए सब्जियों की व्यापारिक खेती के बारे में ओलेरीकल्चर के संबंध में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, सिल्वीकल्चर क्या होता है? ठीक है, तो सिली हवा कब आती है, कहाँ से आती है सिली हवा? तो वन संवर्धन, जो वन संवर्धन होता है ना, उसको सिल्वीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं वन संवर्धन को। ठीक है ना, वन संवर्धन को सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मतलब वनों को बढ़ावा देना, है ना, मतलब वनों के संवर्धन, वनों को सजाना, संवारना, उनको और ज़्यादा विकसित करना। ठीक है, नए नए पेड़ पौधे लगाना, तो ये सिल्वीकल्चर कहलाता है। ठीक है, और ये तो कोई कल्चर ऐसा होता ही नहीं है प्यारे दोस्तों। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की है कि ये तो बागवानी होती है, ये तो सब्जियों की व्यापारिक कृषि होती है, और ये होती है वन संवर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। बात करते हैं 325 नंबर क्वेश्चन की प्यारे दोस्तों। तो कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? ठीक है, पर 21वीं सदी में हम चल रहे हैं, और इस समय कौन सी कृषि पद्धति है ना, उस कृषि पद्धति से अगर हम कृषि करें तो वो बहुत ही अच्छी मानी जा रही है। तो बहु प्रकार की खेती पद्धति, या फिर यांत्रिकीकरण कृषि, या फिर पारिस्थितिकी कृषि, या फिर सहकारी कृषि। ठीक है ना, मतलब वो भी हो ना हो, पर आवश्यक कौन सी मानी जा रही है। ठीक है ना, आवश्यक कौन सी मानी जा रही है वो आपको आंसर इसमें देना है। तो प्यारे मित्रों, जो पर्माकल्चर होती है, क्या होती है पर्माकल्चर? मैंने आपको बताया, आप मुझे बताओगे पर्माकल्चर क्या होता है? तो पर्माकल्चर परम सुख की प्राप्ति कब होती है कृषि करने में? तो जिस प्रकार से प्रकृति ने हमें खेत बाड़े दिए हैं, उसी में हम अगर कृषि करें, मतलब जो पारिस्थितिकी कृषि है ना, उसकी आवश्यकता मानी जा रही है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आपको पता है क्योंकि विभिन्न रासायनिक उर्वरक आ गए हैं, और उन रासायनिक उर्वरकों का हमारे प्राकृतिक स्थलों पर, है ना, और प्रकृति पर, वायुमंडल में विषैली जो गैसें विकसित होती है, उससे पर्यावरण को विभिन्न प्रकार की हानियाँ होती है। आपने इमेज क्या होगी, आज के 10 साल पहले आपके घर में चिड़िया तक आती थी, आज चिड़िया देखने को नहीं मिलती, बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार की हम कृषि करने लगे हैं, हमने अपने लालच के लिए इनसे दुश्मनी मोल ले ली प्यारे दोस्तों। तो पारिस्थितिकी जो कृषि होता है ना, उसको आवश्यक माना जाता है 21वीं सदी में। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। ऐसा कहा जाता है ना कि बाघ हमारे खेतों में आकर घुस गया। अरे बाघ खेतों में नहीं घुसा है, हम बाघ के खेतों में घुस गए हैं। ठीक है ना, तो प्रकृति को संवारें, सजाएं, उसकी देखभाल करें, और साल में कम से कम मात्र एक पौधा जरूर लगा दें। आप मेरी वीडियो को शेयर मत करना प्यारे दोस्तों, पर अब एक साल में एक पौधा जरूर लगा देना प्यारे दोस्तों, एक साल में एक पौधा जरूर लगा देना। ठीक है, बात करते हैं 226 नंबर क्वेश्चन की। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप, है ना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का जो स्थान है वो कहाँ माना जाता है ना, इसका जन्म कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से हुआ, इजराइल से हुआ, जर्मनी से हुआ, चीन से हुआ। ठीक है ना, तो मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा ड्रिप सिंचाई पद्धति। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम फसल में क्या देना चाहते हैं, कोई उर्वरक पदार्थ देना चाहते हैं, कोई रासायनिक पदार्थ देना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारे खेतों में कोई फसल है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, हमें इसकी सिंचाई तो करनी पड़ेगी। तो इसकी सिंचाई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें कोई उर्वरक या फिर रासायनिक जो पदार्थ देना है वो हम पानी में घोल देते हैं, है ना, उसी पानी में घोल देते हैं, फिर उसी पानी से क्या कर देते हैं, उसकी सिंचाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जब कोई बीमार होता है, ठीक है, और उसको बोतल लगाई जाती है तो उसी में इंजेक्शन लगा दिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर ऐसा करते हैं। तो वही पद्धति यहाँ पर है कि उसमें ड्रिप लगा दी जाती है, और उसको रासायनिक पदार्थ है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके क्या हो जाता है, फिर इनके रगों में चला जाता है, शाखाओं में चला जाता है, पत्तियों में चला जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ड्रिप सिंचाई पद्धति कहते हैं। और इसका जो जन्म है, इसका जो प्रादुर्भाव है वो इजराइल देश में हुआ था। कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था प्यारे दोस्तों। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट है। ओके, 328 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? ठीक है ना, कि भाई जो मृदा है उसकी उर्वरकता घटती जा रही है और उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी कृषि पद्धति को हम बनाए रखें? फसल चक्र को, समन्वित पोषक प्रबंधन को, या फिर समन्वित कीट प्रबंध को, या फिर पर्माकल्चर को। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा फसल चक्र को हम बनाए रखें, तो उसके लिए ये आवश्यक हो गई है कृषि पद्धति। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। बात करते हैं 329 नंबर क्वेश्चन की। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर आर गॉडगिल को,
डॉक्टर विलियम गॉड को, या फिर नॉर्मन बोरलॉग को, या फिर MS स्वामीनाथन को, ठीक है, जिनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 1987 में, ठीक है ना। तो किन को दिया गया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है ना। जबकि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, आपको पता है? नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। जबकि डॉक्टर MS स्वामीनाथन है ना, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है ना। MS स्वामीनाथन ने 1966 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, ठीक है। तो इसके संबंध में कुछ और जानना चाहते हो तो ये लो आपके लिए लाजवाब कि हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर व बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई और उस विकास विधि का यह परिणाम है, ठीक है ना। परिणाम क्या है ये आपके सामने देखो। जो दशक है ना, जो 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई, क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई और तेजी से इसका विकास हुआ। थोड़े ही समय में इसे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों और राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा दे दी, ठीक है ना। मतलब कृषि की जो पारंपरिक कृषि करने की जो पद्धति उसको आधुनिक तकनीक द्वारा विकसित किया गया और कुछ ही समय में एक आश्चर्यजनक परिणाम सामने निकल कर आए कि कृषि की जो उत्पादन क्षमता थी ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इसी को क्या नाम दे दिया, हरित क्रांति नाम से पुकारा गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं भारत में विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली वृक्ष मेला कब लगता है। सबको पता है जोधपुर में खेजड़ली गाँव में लगता है, पर मेन चीज़ है कि कब लगता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो विश्व प्रसिद्ध खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, या फिर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपको कमेंट करना है कि जो खेजड़ली वृक्ष मेला है सुप्रसिद्ध विश्व का, वो भारत में लगता है, राजस्थान में लगता है, राजस्थान की जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में लगता है, ठीक है। उसका इतिहास भी मैं आपको बता दूंगा, बट ये लगता कब है कमेंट करो प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट है, ठीक है। इस दिन एक और भी चीज़ आती है, वो कौन सा है बताओगे मुझे ना, और कौन सी दशमी मनाते हैं इस दिन? तो प्यारे दोस्तों भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तेजा दशमी। और ये जो वृक्ष मेला है ना वो एक ही दिन आते हैं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तेजा जी, ठीक है ना। तो तेजा जी का निर्वाण दिवस के रूप में तेजा दशमी मनाई जाती है, ठीक है ना। वो तेजा जी का जो मेला है वो खरनाल नागौर में पड़ता है। तेजा जी का मेला है ना वो खरनाल नागौर में लगता है, ठीक है, ओके। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको और चीज़ बता दूं कि जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है, ठीक है, ये इस दिन क्या होता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा अष्टमी आती है। कौन सी आती है? राधा अष्टमी आती है प्यारे दोस्तों। तो राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। तेजा दशमी और खेजड़ली वृक्ष मेला वो दशमी को आती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या आता है? तो ऋषि पंचमी क्या आती है? ऋषि पंचमी प्यारे दोस्तों, ऋषि पंचमी आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी, ठीक है, ओके। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भी कुछ आता होगा, क्या आता है कुछ पता है आपको? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आता है गणेश चतुर्थी। क्या आती है? गणेश चतुर्थी। और कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था गणेश चतुर्थी किस राज्य का मुख्य पर्व है, तो आपका आंसर होना चाहिए एमएच का। किसका? महाराष्ट्र का मुख्य पर्व कौन सा है? गणेश चतुर्थी है मित्रों, ठीक है ना, ओके। और इसे शिवा चतुर्थी भी कहते हैं, चतरा चौथ भी कहते हैं, तो इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे। तो मैं आपको और कुछ बता दूं क्या खेजड़ली वृक्ष मेला के संबंध में, लाजवाब चीज़ें और सुन लो मेरे से प्यारे दोस्तों। आप सभी प्यारों ये जानते हो कि ये विश्व प्रसिद्ध एक ही मेला है, वृक्ष मेला, जो जोधपुर में लगता है। कहाँ लगता है? जोधपुर में लगता है। और जो विष्णु संप्रदाय होता है ना प्यारे दोस्तों, उसका ये विशेष मेला है, ठीक है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है ये खेजड़ली वृक्ष मेला, ठीक है। अब इसके संबंध में एक चीज़ बता दूं कि जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह। कौन थे? महाराजा अभय सिंह थे। उन्होंने क्या दिया था 1730 की बात है। कब? 1730 में खेजड़ली गांव, ये जो खेजड़ली हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना, खेजड़ी के वृक्ष की रक्षा करने के लिए जो अमृता देवी विष्णु थी ना,
अमृता देवी बिश्नोई और उनके पतिदेव और उनकी 3 पुत्रियां समेत 363 लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, 363 लोग शहीद हो गए थे। और जो अभय सिंह थे ना, उनके जो सैनिक आए थे वृक्षों को काटने के लिए, तो उसके आसपास के लगभग 89 गांव थे, 84 गांव थे, कितने 84 गांवों के लोग विष्णु संप्रदाय से थे। और उन्होंने जाम्बू जी का कहना माना। जाम्बू जी ने कहा, सिर साटे रुक बचे तो भी सस्तो जान, कि मतलब आपका धड़ कट जाए, ठीक है ना, सिर कट जाए और अगर वृक्ष बच जाए तो भी सस्ता सौदा जानना आपको। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर मत करना, बट एक पौधा जरूर लगा देना इसकी बात पर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल राइट हुआ प्यारे दोस्तों। तो इसी साथ हम विदा लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और जो टारगेट टेट एग्जाम सर्च है उसको आप सर्च करें टेलीग्राम चैनल में, आप उसको वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। जो सारे फेसबुक लाइव देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको ये सेशन कैसे लगा। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू।